हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिनेशन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड फेज 2 सीरीज़ का पार्ट 29 लेकर। अभी तक टोटल 28 यानी 28 पार्ट का डिस्कशन कर चुके हैं। मेरी आवाज़ थोड़ा लो रहेगी, इसलिए आप लोग मैनेज कीजिएगा। और वीडियो भी मैं अब ज़्यादा डिले नहीं कर सकता, क्योंकि नाबार्ड का एग्ज़ाम आपका सितंबर 1 या 2 वीक में हो सकता है, इसलिए मुझे वीडियो सारी अपलोड ही करनी पड़ेंगी। तो गला कैसा भी अपलोड तो करनी है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी मिस्टेक मैं करेक्ट करवा देता हूँ। पिछले वीडियो में मैं पेट्रो करेंसी बोल गया था कि अर्जेंटीना की है। हालांकि मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी थी कमेंट, उसमें बता दिया था मैंने पेट्रो करेंसी वेनेजुएला की है। तो जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स पढ़ा होगा उनको पता चल ही गया होगा कि पेट्रो जो है वर्चुअल करेंसी थी, डिजिटल करेंसी थी और क्रिप्टो करेंसी थी। किस कंट्री की? वेनेजुएला की। जब मैं आपको पढ़ा रहा था DCEP, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, चाइना ने लॉन्च की थी, वर्ल्ड की फर्स्ट सेंट्रल बैंक बैक्ड करेंसी। तभी मैंने आपको बताया था पेट्रो करेंसी ये वेनेजुएला की है, आप याद रखिएगा। उसके अलावा आप लोगों में से किसी ने कमेंट करके मेरे को बताया था, क्योंकि देखिए कई बार भूल भी जाता हूँ और मिस्टेक हो जाती है, कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जब पहले अनाउंस हुआ था तो 102 लाख करोड़ का अनाउंस हुआ था। बाद में जो अदानु चक्रवर्ती कमेटी बनी थी उसने 111 लाख करोड़ बोला था। मैं क्या बोल गया था? 120 लाख करोड़। तो ये छोटी सी मिस्टेक, आप इसको तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने मिस्टेक की भी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि 102 लाख करोड़ ही था। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी स्कीम झारखंड से रिलेटेड नहीं है? तो बिरसा हरित ग्राम योजना रिलेटेड है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना ये भी रिलेटेड है, वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना या फिर स्कीम ये भी रिलेटेड है। गोधन न्याय स्कीम झारखंड से रिलेटेड नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की स्कीम है, आप याद रखिएगा। देखिए जो बिरसा हरित ग्राम योजना है इसका पर्पज़ क्या है? झारखंड में 2 लाख हेक्टेयर अनयूज्ड जो लैंड पड़ी है उस पर अफॉरेस्टेशन किया जाएगा, यानी कि वनावरण किया जाएगा, वन लगाए जाएंगे। उसके अलावा जो नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना है इसका शॉर्ट फॉर्म है NPJSY, कहीं आप लिखा हुआ देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका पर्पज़ है एग्रो वाटर स्टोरेज यूनिट बनाना। और जो थर्ड है आपकी वीर शहीद पोतो हो खेल विकास स्कीम, इसमें क्या होगा? स्पोर्ट को रूरल इकोनॉमी से कनेक्ट किया जाएगा, यानी स्पोर्ट का कैसे यूज़ कर सकते हैं रूरल इकोनॉमी को और बेहतर करने के लिए, उसका यूज़ किया जाएगा वीर शहीद पोतो हो खेल विकास स्कीम में। देखिए झारखंड में माइग्रेंट वर्कर्स वापस आए थे कोविड-19 के बाद से, तो झारखंड गवर्नमेंट ने मनरेगा के अलावा ये 3 स्कीम लॉन्च कर दी थी रूरल एरियाज़ में जॉब क्रिएशन के लिए। झारखंड गवर्नमेंट का प्लान था कि अगले 5 वर्ष में लगभग 30 करोड़ यानी 30 करोड़ दिनों का रोजगार प्रोवाइड किया जाए। 30 करोड़ लेबर्स की बात हो रही है यहाँ पे। सपोज करिए एक दिन में 1000 लेबर्स काम कर रहे हैं, तो 30 दिन में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से 30 करोड़ लेबर्स को जॉब देना था। तो 5 ईयर्स के लिए तीनों स्कीम लॉन्च की है मनरेगा के अतिरिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है NCSTC द्वारा। NCSTC मतलब नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत कार्य करता है। यस का फुल फॉर्म क्या है? यस का फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। तो ये है यस प्रोग्राम का फुल फॉर्म, आप यहाँ देखिएगा। पर्पस क्या है? जो यस प्रोग्राम है इसका टारगेट है कोविड-19 का इफेक्टिव सॉल्यूशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से या फिर साइंस एंड हेल्थ के माध्यम से कैसे निकाला जा सकता है उस पर फोकस करना। तो साइंस एंड हेल्थ टेक्नोलॉजीज के माध्यम से कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए ग्रॉस रूट लेवल पर काम किया जाए, इसके लिए यस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है NCSTC द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तोमान किस कंट्री की नई करेंसी है? तो तोमान ईरान की नई करेंसी है। पहले यहाँ पे रियाल चलता था, लेकिन रियाल का काफ़ी ज़्यादा डिवैल्यूएशन हो गया, साथ ही साथ इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से रियाल की वैल्यू जो है इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। तो रियाल की जगह अब एक नई करेंसी तोमान लॉन्च कर दी है ईरान ने। 1 तोमान इक्वल टू 10,000 रियाल, यानी कि 10,000 रियाल के बराबर एक तोमान की कीमत होती है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि अपनी जो करेंसी है उसमें 4 जीरो इन्होंने हटा दिए हैं, तब जाके एक तोमान मिल पाया है। तो आप देखिएगा तोमान जो है ईरान की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स फॉर द ईयर 2018-19 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो जो एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स लिए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2018-19 के दौरान, उस पर रिपोर्ट जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री द्वारा। तो आप इतना याद रखिएगा। रिपोर्ट का पर्पज़ क्या है? देखिए एनर्जी एफिशिएंसी के कई सारे मेजर्स लिए गए थे, जैसे उजाला स्कीम हुआ आपका, LED प्रोग्राम जिससे रिलेटेड है, तो इससे कितना एनर्जी कंजर्वेशन हुआ, इसका इम्पैक्ट एनालिसिस किया गया है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को थर्ड पार्टी एजेंसी, देखिए PwC लिमिटेड द्वारा
प्रिपेयर किया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की मदद से। PwC लिमिटेड कौन है? इसका फुल फॉर्म है प्राइस वाटर हाउस कूपर। ये लंदन बेस्ड एक फर्म है। इसने इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स फॉर द ईयर 2018-19 रिपोर्ट को तैयार किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ मिलकर। रिपोर्ट्स के फाइंडिंग्स क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ, या फिर आउटकम। देखिए पहले आप देख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी सेविंग कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग आई है। तो उन्होंने बताया है कि 2018-19 में एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम से लगभग 113.16 बिलियन यूनिट यानी 113.16 बिलियन यूनिट की सेविंग हुई है, जो नेट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का 9.39% है। तो इतनी तो इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग हो गई आपकी। दूसरा, एमिशन कितना रिडक्शन हुआ, यानी CO2 एमिशन में कितना रिडक्शन हुआ है एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स के कारण। तो बताया गया है इस बार जो 2018-19 का ईयर था, इज अराउंड 151.74 मिलियन टन 151.74 मिलियन टन CO2 एमिशन का रिडक्शन देखा गया है। और इसके पहले कितना हुआ था? 108 मिलियन टन CO2 एमिशन में रिडक्शन देखा गया था। तो आप देख सकते हैं सीधा सा कंपैरिजन कितना अंतर है। उसके अलावा इन्होंने ये बताया कि एनर्जी सेविंग कितना रही। इलेक्ट्रिसिटी सेविंग हम लोग देख चुके हैं 113.16 बिलियन यूनिट। अब बात करते हैं एनर्जी सेविंग कितना हुआ है एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स के कारण। 2018-19 के दौरान 23.73 MTOE यानी मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट एनर्जी सेविंग की गई, जो कि प्राइमरी एनर्जी सप्लाई का लगभग 2.69% है। तो कितनी एनर्जी सेविंग हुई 2018-19 के दौरान? 23.73 MTOE का फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको, मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। तो आप इतना रखेगा। इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर ऑफ द ईयर 2018-19 रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा जारी की गई है। इसको जो प्रिपेयर किया गया था वो थर्ड पार्टी द्वारा PwC लिमिटेड द्वारा प्रिपेयर किया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की देखरेख में। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में पास हुआ था। उसी के बाद ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी पास हुई थी। आप नया देखिएगा। ये देखिए जो एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स का एनालिसिस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो COP21 हुआ था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, उसमें इंडिया ने क्या कहा था कि हम 2030 तक एनर्जी इंटेंसिटी को 33 to 35% कम कर लेंगे। कौन से लेवल से? 2005 के लेवल से। तो एनर्जी इंटेंसिटी को 33 to 35% कम करना था 2005 के लेवल से। लेकिन ये रिपोर्ट आने के बाद पता चला है कि इंडिया ने आज के टाइम पे 2005 के लेवल से देखा है तो एनर्जी इंटेंसिटी को 20% पहले ही कम कर लिया है। तो अब हमारा टारगेट 13 से 15% के आसपास बचा है। तो आप याद रखिएगा एनर्जी इंटेंसिटी 33 to 35% कम करनी है 2030 तक 2005 के लेवल से। यह क्वेश्चन है, स्टीरिन गैस रिसेंटली LG प्लांट्स में लीक हो गई थी। आपको पता है जब लॉकडाउन ओपन किया गया उसके बाद जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक LG प्लांट था, वहाँ पे स्टीरिन गैस लीक हो गई, जिसकी वजह से कई सारे लोग मर गए थे। तो आप याद रखिएगा विशाखापट्टनम में LG का पॉलीमर प्लांट था, वहाँ से स्टीरिन गैस लीक हो जाने की वजह से कई सारे लोग मर गए थे। LG कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है? तो साउथ कोरिया से बिलोंग करती है। देखिए स्टीरिन क्या होता है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली गैस है, इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे लिक्विड फॉर्म में स्टोर करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे जो है टेम्परेचर ऊपर चला गया था तो इवेपोरेशन स्टार्ट हो गया इसका, जिसकी वजह से ये लीक होनी स्टार्ट हो गई। तो इसीलिए लोगों की मौत हो गई। आप इतना याद रखिएगा। तो मोस्टली स्टीरिन गैस होती है, उसका यूज़ प्लास्टिक, फाइबर और रबर जैसी कंपनियों में किया जाता है। मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, गला बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMRF स्कीम किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई है? तो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम। इसको 2018 मेरे से अप्रैल में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा। पर्पज़ क्या था? जो बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IIT हुआ, IISc हुआ, वहाँ से जो मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में फेलोशिप प्रोवाइड करना या फिर डायरेक्ट PhD के लिए एडमिशन देना। तो आप याद रखिएगा PMRF स्कीम मोस्टली कटिंग एज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड होती है उसमें लोगों को फेलोशिप या फिर स्कॉलर प्रदान करती है। देखिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम 5 वर्ष की PhD आपको प्रोवाइड करती है। इसमें क्या होता है? फर्स्ट 2 ईयर के लिए पर मंथ आपको 70,000 का फेलोशिप प्रोवाइड किया जाता है। पर मंथ 70,000 का फर्स्ट 2 ईयर की बता रहा हूँ। फिर थर्ड ईयर के लिए पर मंथ 75,000 का फेलोशिप प्रोवाइड किया जाता है। और लास्ट के 2 ईयर्स के लिए यानी 4th ईयर के लिए और 5th ईयर के लिए 80,000 पर मंथ का स्कॉलरशिप यानी फेलोशिप प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत 5 वर्ष जब आप फेलोशिप कर रहे होते हैं उस दौरान प्रत्येक वर्ष आपको 2 लाख रुपए का ग्रांट भी दिया जाता है, जिससे आपको कोई ट्रैवल करना पड़ सकता है अपनी रिसर्च के लिए, तो इसलिए ग्रांट भी दिया जाता है। आप याद रखिएगा
अब ये चर्चा में क्यों थी? क्योंकि पहले जो था इसको आईआईटी और आईआईएससी जैसे संस्थानों के लिए ओपन किया गया था, लेकिन लोगों में जो है इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी थी नहीं, मतलब कि वो इतना अट्रैक्ट नहीं हुए इस स्कीम के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और कई सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए इसको ओपन कर दिया। अब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम को ज्वाइन करने के लिए गेट का स्कोर 750 होना था, जिसको घटाकर अब 600 कर दिया गया है। उसके अलावा जो एनआईटी इंस्टीट्यूट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, अब इनको भी जो है अनुमति दे दी गई है। अगर NIRF रैंकिंग में जो भी ऐसे एनआईटी इंस्टीट्यूट हैं जो टॉप 25 इंस्टीट्यूट में शामिल हैं, उनके स्टूडेंट हैं वो अब प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम में पार्ट ले सकते हैं। तो आप इतना देखिएगा, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम 2018 में लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र सेतु यानी सी बीच ऑपरेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इंडियन नेवी ने मालदीव और श्रीलंका में फंसे हुए भारतीयों को वापस इंडिया लाने के लिए समुद्र सेतु ऑपरेशन लॉन्च किया था। किसने? इंडियन नेवी ने। तो आप देखिएगा, इंडियन नेवी द्वारा मालदीव और श्रीलंका में फंसे हुए लोगों को वापस भारत लाने के लिए लॉकडाउन के दौरान ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। आप नया देखिएगा। वंदे भारत मिशन, ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। इसके तहत एयर इंडिया की फ्लाइट्स जो है रन की गई और विदेश में जितने भी भारतीय फंसे थे उनको वापस लाया गया। तो आप देखिएगा, मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये मिशन है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भी इसमें योगदान दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फर्स्ट टाइम नेत्रावली सेंचुरी में एक ब्लैक पैंथर दिखा गया है। आपको बताना है नेत्रावली सेंचुरी किस स्टेट में स्थित है। तो एक बार मैं फिर से कह देता हूँ, माफ़ करिएगा आप लोग, मेरी आवाज़ बहुत डाउन है, ख़राब है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। नेत्रावली सेंचुरी गोवा में स्थित है। पहली बार यहाँ पे ब्लैक पैंथर देखा गया है। अच्छा, ब्लैक पैंथर होता है, इसकी स्किन ब्लैक क्यों हो जाती है? मेलानिन एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो हमारे पैंथर्स होते हैं उनकी स्किन ब्लैक हो जाती है। तो आप इतना रखिएगा, ब्लैक पैंथर गोवा की नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहली बार देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में लोकस्ट की कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं? तो ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि लोकस्ट अटैक हुआ था राजस्थान और गुजरात में। तो कौन से लोकस्ट का अटैक हुआ था? डेजर्ट लोकस्ट का अटैक हुआ था राजस्थान और गुजरात में, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पुटअप किया। देखिए, इंडिया में लोकस्ट की टोटल 4 स्पीसीज पाई जाती हैं। एक तो डेजर्ट लोकस्ट हो गया, दूसरा माइग्रेटरी लोकस्ट, तीसरा है बॉम्बे लोकस्ट और चौथा कौन सा है? ट्री लोकस्ट। तो ये 4 लोकस्ट की स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं। सबसे बड़ा लोकस्ट का अटैक आज तक हुआ था 1993 में। राजस्थान में सबसे बड़ा आज तक का लोकस्ट अटैक हुआ था इंडिया का। तो आप देखिएगा, उसके बाद अब 2020 में हुआ है डेजर्ट लोकस्ट का अटैक वापस राजस्थान में। देखिए, मोस्टली लोकस्ट का अटैक जून और जुलाई के मंथ में ही होता है। लोकस्ट एक दिन में 150 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं, यानी उड़ सकते हैं। तो आप इतना देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया इस बार डेजर्ट लोकस्ट का अटैक हुआ था। आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन LWO कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। लोकस्ट के विषय में वार्निंग देता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के तहत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन जारी किया है। आपको पता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है? तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत कार्य करता है। इसने रिसेंटली सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन जारी किया है। इस बुलेटिन में बर्थ रेट, डेथ रेट और IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का डाटा जारी किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत कार्य करता है। सेंसस के डाटा भी यही जारी करता है। आप देखिएगा, ये जो SRS बुलेटिन है ये 2018 के लिए जारी किया है। तो जो भी डाटा होगा 2018 तक का होगा। इसके विषय में देखिए, बर्थ रेट क्या बताया है इसने, बर्थ रेट के विषय में जान लीजिए। इन्होंने बताया लास्ट 4 डिकेड में, यानी कि जो 1971 था उस दौरान इंडिया का बर्थ रेट 36.9 था, जो 2018 में घटकर 20.0 रह गया। देखिए, जो भी मैं डाटा बात कर रहा हूँ वो आउट ऑफ 1000 बात कर रहा हूँ। आप देखिएगा, चाहे वो बर्थ रेट हो, चाहे डेथ रेट हो या IMR, मैं आउट ऑफ 1000 की बात कर रहा हूँ, तो आप नोट कर लीजिएगा। तो उन्होंने बताया 1971 में इंडिया का बर्थ रेट 36.9 था, वो 2018 में घटकर 20.0 रह गया। इन्होंने ये भी बताया कि सबसे ज़्यादा बर्थ रेट इस दौरान अभी जो है बिहार का है, 26.2 है, और सबसे कम बर्थ रेट किसका है? अंडमान एंड निकोबार का है, 11.2 है। तो 2018 के दौरान बिहार का बर्थ रेट सबसे ज़्यादा अधिक है और अंडमान एंड निकोबार का सबसे ज़्यादा कम है। उसके अलावा डेथ रेट बताया इन्होंने, 1971 में डेथ रेट इंडिया का 14.9 था, जो कि 2018 में घटकर 6.2 रह गया। इसके अलावा इन्होंने बताया कि 2018 में सबसे हाईएस्ट डेथ रेट जो रहा है वो छत्तीसगढ़ का रहा है। किसका?
छत्तीसगढ़ का 8.0 और जो लोवेस्ट डेथ रेट रहा है वो दिल्ली का रहा है 3.3। तो आप ये नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा IMR बताया इन्होंने। IMR के विषय में बताया कि 1971 में 129 था IMR, जो 2018 में घटकर 32 रह गया। सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टलिटी रेट इन्होंने बताया MP में है, यानी 48 बच्चों की मौत हो जाती है। उसके अलावा लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टलिटी रेट IMR वाला स्टेट इन्होंने नागालैंड को बताया, जहाँ पे 4.0 है। तो ये जितना भी डाटा मैंने बर्थ रेट, डेथ रेट और IMR का बात की है वो सारा आउट ऑफ 1000 है, और इसको जारी किया था रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने अपने सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन 2018 दौरान। जब भी नाबार्ड में आपसे एग्जाम में पूछेंगे तो SRS बुलेटिन 2018 टर्म जरूर यूज करेंगे, तभी आपसे एग्जाम में सवाल पूछेंगे। नया क्वेश्चन देखते हैं। अटल पेंशन योजना किस मंथ लॉन्च की गई थी? तो मैं आपको बता दूं, मई 2015, 9 मई 2015 में लॉन्च की गई थी अटल पेंशन योजना 2015 में। 5 वर्ष इन्होंने कंप्लीट कर लिए अटल पेंशन योजना ने, और टोटल 2.2 करोड़ लोगों ने इनरोल किया है अब तक अटल पेंशन योजना में। देखिए, अटल पेंशन योजना पर्पस क्या था? यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर था उसके लिए तो NPS चल ही रहा था। आप सबको पता है NPS जो है 2004 में लॉन्च किया गया था सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। बाद में 2009 में इसको सभी भारतीय नागरिकों को लेकर दिया गया था। तो NPS तो चल ही रहा था, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उसके लिए अटल पेंशन योजना मई 2015 में लॉन्च की गई थी, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी के लिए। अटल पेंशन योजना के विषय में कुछ बात कर लेते हैं। इसे NPS के अंतर्गत ही लॉन्च किया गया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। इसको जो है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाता है? PFRDA, यानी जैसे NPS का आप सारी देखरेख आपका PFRDA करता है, वैसे अटल पेंशन योजना की भी सारी देखरेख PFRDA करता है। PFRDA कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फुल फॉर्म क्या है? पेमेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये है PFRDA का फुल फॉर्म। अटल पेंशन योजना में कोई भी इंडियन सिटीजन इनरोल कर सकता है, लेकिन उसकी एज 18 to 40 ईयर्स होनी चाहिए। 60 ईयर्स के बाद, यानी 60 वर्ष कंप्लीट होने के बाद आपको 1000 से लेकर 5000 के बीच में पेंशन दी जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रीमियम पे किया था उसके हिसाब से। तो 1000 से लेके 5000 के बीच में आपकी पेंशन तय हो जाएगी। अगर सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है, यानी डेथ हो जाती है, तो लाइफ टाइम जो आपका स्पाउस होगा, यानी पत्नी या पति होगा, उसको पेंशन दी जाएगी। और अगर सब लोग मर जाते हैं, मतलब कि पति पत्नी दोनों मर जाता है, जो नॉमिनी होगा उसको 8.5% की ब्याज की दर से जो भी अमाउंट होगा लगभग वो दे दिया जाएगा। तो नॉमिनी को स्कीम को पूरे भारत में लॉन्च कर दिया गया था। जो मेल एंड फीमेल इनरोलमेंट रेशियो है वो 57:43 है, यानी कि अगर 100 लोगों में से 57 मेल लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो फीमेल 43 यहाँ पे देखेगा। NPS थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें जो है 18 to 65 ईयर्स तक के लोग पार्ट ले सकते हैं, और उसमें जो पेंशन का अमाउंट होता है वो आपके प्रीमियम पे तय होता है। तो NPS और जो अटल पेंशन योजना है, इसको जो एडमिनिस्ट्रेटर, जो मतलब कि इंप्लीमेंट करने वाली फिर मैनेज करने वाली बॉडी सेम है, PFRDA, पेमेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E-NAM में कोविड-19 के कारण मंडीज का रजिस्ट्रेशन या फिर कनेक्शन कितने % बढ़ गया है? तो अभी तक कोई पर्सन E-NAM में अपनी मंडीज का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण आप सभी को पता है फिजिकल कॉन्टैक्ट को कम किया जाना था, तो इसलिए जो E-NAM पोर्टल था, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस, तो E-NAM पोर्टल में 65% मंडीज का रजिस्ट्रेशन बढ़ गया। तो आप देख सकते हैं कोविड-19 के कारण ये इम्पैक्ट पड़ा है। आप सभी को पता है E-NAM को अप्रैल 2016 में लॉन्च कर दिया गया था, तब से इसकी प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, लेकिन कोविड-19 क्राइसिस हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की हर जगह पे जो है मांग बढ़ गई थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस था, अब उसमें भी फिजिकल कॉन्टैक्ट को कम करने के लिए लगभग 65% मंडीज ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। तो आप देख सकते हैं। बात करते हैं थोड़ा सा E-NAM के विषय में। देखिए, 1 मई 2020 को जब लॉकडाउन चल रहा था, उस दौरान 200 मंडी जो है और रजिस्टर की गई हैं E-NAM पोर्टल पर। ये मंडी 7 स्टेट से बिलोंग करती है। इसमें खास बात क्या है, एक स्टेट बिल्कुल नया है, उसका नाम है कर्नाटक, यानी कर्नाटक की भी कुछ मंडीज थी। तो आप देख सकते हैं 7 स्टेट्स की 200 मंडियों को 1 मई 2020 तक एक्स्ट्रा जोड़ा गया था। तो अगर 1 मई 2020 तक बात करें तो E-NAM पोर्टल पर टोटल मंडीज की संख्या बढ़कर 550 से 950 हो गई थी, यानी कि लगभग 400 मंडीज इसी लॉकडाउन के पीरियड में E-NAM पोर्टल पर कनेक्ट हो गई थी। और E-NAM पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस, ये एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि इसको इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो SFAC द्वारा E-NAM को इंप्लीमेंट किया जाता है। SFAC मतलब स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस
कंसोर्टियम, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत कार्य करता है और इसी के द्वारा ई नैम पोर्टल को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। रिसेंटली मंडीज की संख्या इसमें 950 हो गई बढ़कर, जो पहले 550 थी। तो कोविड-19 के कारण लगभग 65% मंडीज का कनेक्शन इससे बढ़ गया है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट किस बॉडी द्वारा जारी की जाती है? तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट को WHO द्वारा जारी किया गया है 2020 में। देखिए, इसको कई बॉडीज द्वारा तैयार किया जाता है, मल्टी स्टेक होल्डर बॉडीज द्वारा तैयार किया जाता है, बाद में WHO इसको जारी कर देता है। 2013 में एक N4G मतलब न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट हुई थी 2013 में। उसी के बाद से प्रत्येक वर्ष WHO द्वारा 2014 से एक ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जारी की जाती है। इस बार की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया उन 88 कंट्रीज में से है जो 2025 तक ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगी। देखिए, 2012 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक हुई थी। उस दौरान 2025 के लिए ग्लोबल न्यूट्रिशन के 6 टारगेट सेट किए गए थे। कितने? 6 टारगेट ऑफ ग्लोबल न्यूट्रिशन ये सेट किए गए थे 2012 में, जब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक हुई थी। मैं आपको बता देता हूँ ये 6 टारगेट कौन से थे। देखिए, पहला टारगेट था अंडर 5 स्टंटिंग को 40% कम करना। सेकेंड टारगेट था 19 to 49 ईयर्स की जो फीमेल होती हैं या फिर वुमेन्स होती हैं उसमें एनीमिया को 50% कम करना। ये 2 टारगेट हो गए। थर्ड टारगेट आपका क्या था? लो बर्थ वेट को 30% कम करना। फोर्थ टारगेट था कि जो चाइल्डहुड ओवरवेट होता है उसमें इंक्रीज ना होने पाए, ये इंश्योर करना। जो फिफ्थ टारगेट था वो था फर्स्ट 6 मंथ में ब्रेस्ट फीडिंग को 50% और बढ़ाना। और जो लास्ट टारगेट था 6 टारगेट, चाइल्ड वेस्टिंग को 5% या फिर इससे कम रखना। तो ये 6 टारगेट थे जो इस बार ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जारी हुई। उसमें कहा गया इंडिया जो है इन 6 में से 4 टारगेट्स को मिस कर देगा, सिर्फ 2 टारगेट्स को कंप्लीट कर पाएगा। वो 2 टारगेट कौन से थे? एक लो बर्थ वेट जो है हमारे यहाँ वो 30% से कम रखने में हम लोग सक्षम हो जाएंगे 2025 तक, और दूसरा जो चाइल्ड वेस्टिंग है उसको 5% से नीचे रखने में हम लोग सक्सेस प्राप्त कर लेंगे। बाकी सारे टारगेट्स हम लोग मिस कर देंगे, ये कहा गया। देखिए, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो बैठक हुई थी आज से 2-3 साल पहले, उसमें 2016 से लेके 2025 तक के डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन घोषित किया गया था। तो आप याद रखिएगा। और मैंने अभी आपको बताया जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि इंडिया उन 88 कंट्रीज में से है जो 2025 तक के जो ग्लोबल न्यूट्रिशन के टारगेट है उनको मिस कर देगा। क्वेश्चन है, री स्टार्ट कॉन्फ्रेंस नेशनल टेक्नोलॉजी डे को ऑब्जर्व की गई। आपको पता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब होता है? तो राष्ट्रीय तकनीक दिवस प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि परमाणु परीक्षण हुआ था, पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था उसी दिन, तो इसीलिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। तो इस बार डिजिटल तरीके से री स्टार्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई नेशनल टेक्नोलॉजी डे वाले दिन। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड यानी TDB, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने CII के साथ मिलकर, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर री स्टार्ट कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है नेशनल टेक्नोलॉजी डे वाले दिन। फोकस क्या था? जो मेडिसिन और मेडिकल टेक्नोलॉजीज हैं उनको बेहतर करना, ताकि फ्यूचर में आने वाली किसी भी पैंडेमिक से हम लोग निपट सकें। क्वेश्चन है, MSMEs के लिए चैंपियंस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं, तो एक बार पढ़ चुके हैं, उसमें कुछ फैक्ट रह गए थे इसलिए मैंने इसको वापस इंक्लूड कर लिया। PM मोदी ने MSMEs के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए चैंपियंस पोर्टल लॉन्च कर दिया। फुल फॉर्म क्या है चैंपियंस पोर्टल का? क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये है चैंपियंस का फुल फॉर्म। चैंपियंस पोर्टल एक ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्रोल रूम होगा। देखिए, ये हब और स्पोक मॉडल पर काम करेगा। जो चैंपियंस पोर्टल है ये हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करेगा। हब कहाँ स्थित होगा? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो MSME मिनिस्ट्री का सेक्रेटरीट है वहाँ पर हब स्थित होगा। बाद में सभी स्टेट में स्पोक जो है स्थित होगा। वहाँ से ये चैंपियंस पोर्टल द्वारा MSME की जितनी भी शिकायतें होंगी उनका निराकरण किया जाएगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया MSME की शिकायतों का निराकरण किया जाएगा, नहीं सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। जो चैंपियंस पोर्टल है इसके 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक आपका सपोर्ट प्रोवाइड करना, दूसरा है एक्सप्लोर करना और तीसरा है प्रमोट। ये 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव आप याद रखिएगा। हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करेगा चैंपियंस पोर्टल। PM मोदी जी ने लॉन्च किया है MSME सेक्टर के लिए। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है?
ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किया जाता है। इस बार टोटल 115 देशों का एनालिसिस किया गया उनके करंट एनर्जी सिनारियो के आधार पे। लगातार तीसरे वर्ष यानी पिछले 3 सालों से लगातार स्वीडन इस बार भी टॉप पे है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। सेकंड कौन है? स्विट्जरलैंड और थर्ड है फिनलैंड। तो स्वीडन टॉप पे है, फिर स्विट्जरलैंड सेकंड है और फिनलैंड थर्ड है। इंडिया की रैंक क्या है? तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इस बार इंडिया की रैंक है 74th। इंडिया ने 2 प्लेसेस का इंप्रूवमेंट किया है, 2 स्थानों का सुधार किया है। लास्ट टाइम इसका मतलब कितना था? 76 था। देखिए इंडिया की जो ग्रोथ दिखाई गई है 2 स्थानों की, वो मेनली जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके कारण हो पाई है। 2020 की रिपोर्ट में जो एनालिसिस किया गया है उसमें बताया गया है कि 115 यानी 115 में से 75% कंट्रीज इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं 115 में से 75% कंट्रीज, लगभग 80 कंट्रीज के आसपास जो एनर्जी प्रोस्पेक्टस है उनका, उसमें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी इम्प्रूव कर रही है। जैसे इंडिया का जो ग्रोथ है वो रिन्यूएबल एनर्जी के कारण है। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि क्लीन एनर्जी में टोटल 94 कंट्रीज ने इंप्रूवमेंट दिखाया है, यानी 115 में से 94 कंट्रीज ने क्लीन एनर्जी में इंप्रूवमेंट दिखाया है। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स स्वीडन ने टॉप किया है लगा तीसरे वर्ष और इंडिया 74th प्लेस पे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी दावोस समिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ रिपोर्ट्स के नाम बता देता हूँ मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए इसकी रिपोर्ट्स की मोस्टली शुरुआत ग्लोबल से होती है, जैसे ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, उसके अलावा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, उसके अलावा ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, फिर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। तो आप देख रहे हैं ना, ग्लोबल कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FRA 2020 के रिपोर्ट के अनुसार अगर एरिया वाइज बात करें तो किस कंट्री में सेकंड मोस्ट फॉरेस्ट कवर है? तो FRA 2020 की रिपोर्ट के अनुसार एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है रशिया में। सेकंड कंट्री जो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर रखती है वो है ब्राज़ील। थर्ड कंट्री कौन सी है? कनाडा। और फोर्थ है आपकी USA। तो 1 2 3 4 ये है एरिया वाइज सीक्वेंस। इंडिया का कौन सी प्लेस पे है? तो 10th प्लेस पे है एरिया वाइज। अगर यही हम परसेंटेज वाइज बात करते हैं कि परसेंटेज वाइज कौन सी कंट्री जो है टॉप पे है फॉरेस्ट कवर में, तो सूरीनाम जो है टॉप पे है, सेकेंड है गैबोन। FRA यानी फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2020 किसने जारी की है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हर 5 वर्ष पे ये रिपोर्ट जारी की जाती है FAO द्वारा। तो आप इतना याद रखिएगा, जो 2020 की रिपोर्ट है उसमें 1990 से लेकर 2020 तक के फॉरेस्ट कवर का एनालिसिस किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि 1990 से लेकर 2020 के दौरान फॉरेस्ट एरिया में डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि एशिया में इंक्रीज देखने को मिला है। इन्होंने बताया है वर्ल्ड का टोटल फॉरेस्ट कवर 4.06 बिलियन हेक्टेयर है। कितना है? 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो कि वर्ल्ड की टोटल लैंड का 31% ही है। तो आप इतना देखिएगा। और उसके अलावा अगर पर पर्सन में कन्वर्ट करें कि पर पर्सन पे कितना फॉरेस्ट कवर आता है, तो 0.52 हेक्टेयर पर पर्सन पे फॉरेस्ट कवर आता है वर्ल्ड का। 1990 से अब तक 178 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट का लॉस हो चुका है। कितना? 178 मिलियन हेक्टेयर का 1990 से 2020 के बीच में लॉस हो चुका है। अगर इसको किसी कंट्री से कंपेयर किया जाए तो यानी लीबिया जो कंट्री है उसके बराबर हम लोग फॉरेस्ट लॉस कर चुके हैं। उसके अलावा मैं बता दूं, इन्होंने ये रिपोर्ट में कहा है कि जहां 1990 से 2000 के बीच में प्रत्येक वर्ष 7.8 मिलियन हेक्टेयर का फॉरेस्ट लॉस हो रहा था, वही 2010 से 2020 में घटकर 2020 के बीच में घटकर 4.7 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर रह गया। तो इसका मतलब जो फॉरेस्ट का लॉस हो रहा था वो अब कम हो रहा है पहले की अपेक्षा। फॉरेस्ट लॉस में सबसे तेजी से फॉरेस्ट लॉस कहाँ हो रहा है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे तेजी से हो रहा है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट गेन कहाँ हो रहा है? तो एशिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट गेन हो रहा है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि प्लांटेशन के द्वारा फॉरेस्ट कवर और उसके अलावा जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज होते हैं उसके द्वारा सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस कंट्री में है? किस कॉन्टिनेंट में? तो साउथ अमेरिका में प्लांटेशन के द्वारा फॉरेस्ट कवर और प्रोटेक्टेड एरियाज के द्वारा फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने FRA रिपोर्ट जारी की है। FAO का हेडक्वार्टर आप देखिएगा रोम में है। ILO से कंफ्यूज मत करिएगा, उसका जिनेवा में।
यह क्वेश्चन है, गोल्ड प्रोग्राम को किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गोल्ड प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च कर दिया है। गोल्ड प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है? गोल्ड का फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। क्या है फुल फॉर्म? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है। पर्पस क्या है? जो ट्राइबल यूथ हैं उनके अंदर लीडर्स की क्वालिटी को डेवलप करना। इसमें जो गोल्ड प्रोग्राम है इसमें ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का सहयोग कौन कर रहा है? तो फेसबुक जो है कोऑपरेट कर रहा है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का। आप इतना याद रखिएगा, गोल्ड प्रोग्राम के अंतर्गत जो ट्राइबल यूथ हैं उनको डिजिटल मोड में मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। गोल्ड प्रोग्राम का फोकस जो है 3 कोर एरियाज पर रहेगा। पहला कोर एरिया है डिजिटल लिटरेसी, दूसरा है लाइफ स्किल एंड लीडरशिप, और तीसरा क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये हैं 3 फोकस एरियाज। मैं बता दूं, फर्स्ट फेज जो होगा गोल्ड प्रोग्राम का, उसके तहत 5000 जो ट्राइबल यूथ हैं उनको एम्पावर किया जाएगा, और सभी को फेसबुक की तरफ से अगले 1 वर्ष के लिए स्मार्टफोन दिया जाएगा और इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा, इंटरनेट एक्सेस दिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, गोल्ड प्रोग्राम फेसबुक और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का ट्राइबल कम्युनिटी में लीडरशिप बिल्डिंग प्रोग्राम है। आप इतना याद रखिएगा। गोल्ड का फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। यह क्वेश्चन है, नेशनल माइग्रेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये पोर्टल किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एनएमआईएस पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। जो एनएमआईएस पोर्टल है ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक सेंट्रल रिपोजिटरी के तौर पर काम करेगा। जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स होंगे, इंटर स्टेट मूवमेंट करने वाले या फिर इंट्रा स्टेट, उन सबका डाटा इसमें फीड कर लिया जाएगा। इसके तहत क्या फ़ायदा मिलेगा कि कौन सा माइग्रेंट वर्कर कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो सारा डाटा आप आराम से चेक कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। इसके तहत क्या होगा, अगर कोविड-19 स्प्रेड हो रहा है तो उसकी रोकथाम की जा सकती है फ्यूचर में उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके। तो नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, डेवलप कर दिया गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी होते हैं। पीएम होते हैं मोदी जी इस समय तो वहाँ। नया क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसमें से कौन सी एंटिटी इससे संबंधित नहीं है? तो वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक संबंधित है, वर्ल्ड बैंक भी संबंधित है, एडी भी संबंधित नहीं है। वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम से एडी भी संबंधित नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल संबंधित है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संबंधित है, वर्ल्ड बैंक संबंधित है और एआईआई भी संबंधित है। देखिए, जो दामोदर नदी वैली है उसमें फ्लड मैनेजमेंट यानी फ्लड को कंट्रोल करने के लिए और इरिगेशन को बेहतर करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए एआईआईबी और जो आपकी वर्ल्ड बैंक है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को हेल्प प्रोवाइड करेगी। जो आपका वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसकी टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी 413.8 कितना 413.8 मिलियन डॉलर इतनी आएगी। इसमें आपका वर्ल्ड बैंक कितना देगा? वर्ल्ड बैंक देगा आईबीआरडी के द्वारा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा वर्ल्ड बैंक देगा 145 मिलियन डॉलर। सेम इतना ही अमाउंट एआईआईबी देगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, ये भी आपका 145 मिलियन डॉलर देगा। उसके अलावा जो बाकी बचेगा वो बचेगा 123.8 मिलियन डॉलर। ये जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट खुद बेयर करेगी। तो आप लोग सोचोगे आपने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला था, वो भी तो है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट की हमेशा गारंटी लेता है कि अगर ये वापस नहीं करेंगे तो मैं वापस करूंगा। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस रोल में है। जो आपका दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, आप इसके विषय में खास बात ये याद रखिएगा, 1948 यानी आज़ादी के बाद इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट है, यानी इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। इसमें टोटल 4 डैम बनाए गए हैं दामोदर वैली में, तिलैया डैम, कोनार डैम, मेथॉन डैम और पंचेत डैम, PANCHET पंचेत डैम। तिलैया डैम, कोनार डैम, मेथॉन डैम और पंचेत डैम ये दामोदर नदी वैली से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C3 चैलेंज कोविड-19 कॉम्पिटिशन कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चैलेंज कोविड-19 कॉम्पिटिशन चैलेंज ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? NIF नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, C3 कैंपेन को 31 मार्च से लेकर 31 मई 2020 तक रन किया जाएगा। इसके तहत साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड इनोवेटिव सोल्यूशन जो है डेवलप किए जाएंगे कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए। तो इसीलिए C3 कैंपेन लॉन्च किया गया है कोविड-19 को टैकल करने के लिए। फुल फॉर्म क्या है C3 का? चैलेंज कोविड-19 कॉम्पिटिशन।
NIF नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत कार्य करता है। 2000 में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैवल बबल इनिशिएटिव जो है बाल्टिक कंट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको पता है इनमें से कौन सी कंट्री बाल्टिक कंट्रीज का पार्ट नहीं है? तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्थ टू साउथ इसी क्रम में है ये। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये बाल्टिक कंट्रीज हैं। पोलैंड आपकी बाल्टिक कंट्रीज नहीं है। तो इन्होंने ट्रैवल बबल इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है। ट्रैवल बबल इनिशिएटिव क्यों? देखिए जो बाल्टिक नेशंस हैं इनकी इकोनॉमी मोस्टली फिशिंग या फिर टूरिज्म के ऊपर ही डेवलप रहती है। तो कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन चल गया था तो इनकी जो इकोनॉमी पूरी तरह से ढह गई थी, बंद हो गई थी। तो अब इन्होंने क्या किया है, जो बाल्टिक कंट्रीज के जितने भी सिटीजन हैं उनको रेल यात्रा, एयर यात्रा या फिर सी रूट के द्वारा जो ट्रैवल होगा वो ये लोग फ्री में प्रोवाइड करेंगे ताकि टूरिज्म को डेवलप किया जा सके। उसके अलावा जो इन 3 देशों के नागरिक होंगे वो बिना क्वारंटाइन पीरियड के इनमें से किसी भी देश में ट्रैवल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी आपका जो यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पे उस कंट्री में जाके रेल, एयर और सी के अलावा उसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा, बाकी तो आपको फ्री मिल जाएगा। तो बाल्टिक कंट्रीज एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया इन्होंने ट्रैवल बबल इनिशिएटिव लॉन्च किया था कोविड-19 में लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी को रिवैम्प करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने गार्बेज फ्री सिटी टैग के तौर पर कितनी सिटीज़ को 5 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 2019-20 के लिए गार्बेज फ्री सिटीज़ को स्टार रेटिंग प्रोवाइड की। टोटल 6 सिटीज़ को 5 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की गई। कितनी? 5 स्टार रेटिंग जो है 6 सिटीज़ को प्रोवाइड की गई है। देखिए मैं आपको बता दूं टोटल 698 सिटीज़ का असेसमेंट हुआ था, इनमें से 141 सिटीज़ को स्टार रेटिंग प्रोवाइड की गई। 5 स्टार रेटिंग जो है 6 सिटीज़ को, यानी 6 सिटीज़ को 5 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की गई। उसके अलावा 65 सिटीज़ को 3 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की गई। लास्ट में 70 सिटीज़ को 1 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की गई। तो इस तरह 141 सिटीज़ को स्टार रेटिंग प्रोवाइड की गई। देखिए जो 6 सिटीज़ हैं उनके आप नाम नोट कर सकते हैं। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है, सूरत और राजकोट ये दोनों हैं गुजरात में। उसके अलावा इंदौर MP से और नवी मुंबई महाराष्ट्र से और लास्ट बस्ती आपकी मैसूर कर्नाटक से। गार्बेज फ्री सिटी यानी कचरा मुक्त शहर, इसके लिए स्टार रेटिंग प्रोवाइड की गई थी। 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है उसके अंतर्गत ये जो गार्बेज फ्री सिटी है इसके लिए स्टार रेटिंग स्टार्ट की थी। टोटल 12 पैरामीटर्स होते हैं, उन्हीं के आधार पर स्मार्ट फ्रेमवर्क जो भी सिटीज़ होती हैं फॉलो करती हैं स्मार्ट फ्रेमवर्क को, उनको ये स्टार रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है इसको 24 कंपोनेंट्स पर एनालाइज किया जाता है, उसी बाद स्टार रेटिंग दी जाती है। लेकिन आप इतना याद रखिए, आप सिर्फ इतना याद रखिए स्टार रेटिंग कितनी सिटीज़ को दिया गया और 5 स्टार रेटिंग कितनी सिटीज़ को दिया गया, उनमें से कौन सी सिटी है और ये स्टार रेटिंग किस वर्ष में स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं? WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 34 मेंबर्स होते हैं, आप याद रखिएगा। रिसेंटली इंडिया को WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मई 2020 से अप्रैल 2021 तक चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, तो इसीलिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड चर्चा में है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 34 मेंबर होते हैं। अगले 1 वर्ष तक इंडिया इसका चेयरमैन रहेगा। अभी तक कौन था? जापान था। जो 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक हुई थी 2020 में, उसी में डिसीजन लिया गया कि इंडिया जो है अगले 1 वर्ष तक इसका हेड बना रहेगा। अच्छा, इंडिया की जो चेयरमैनशिप है वो किस रीजन की वजह से है? इंडिया को जो है अगले 3 वर्ष के लिए साउथ ईस्ट एशिया रीजन से सदस्य के तौर पे सिलेक्ट किया गया है और उसी साउथ ईस्ट एशिया रीजन से अगले 1 वर्ष के लिए इंडिया चेयरमैन बना हुआ रहेगा। आप देखिएगा जो WHO की मेंबर कंट्रीज हैं उनको टोटल 6 रीजनल ग्रुप में बांट दिया गया है। जैसे आपका इंडिया है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, वैसे ही यूरोपियन रीजन है, ऐसे ही 6 करके रीजन है। हर वर्ष रोटेशन बेस पे ये चेयरमैनशिप बढ़ती रहती है इन्हीं 6 रीजन्स में। आप ध्यान रखिएगा जो चेयरमैनशिप होता है उसका कार्यकाल एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 1 वर्ष के रहता है, लेकिन अगर आप एग्जीक्यूटिव बोर्ड में सिलेक्ट किए हैं तो 3 वर्ष के लिए सिलेक्ट किए हैं। इंडिया मई 2020 में सिलेक्ट किया गया है, इसका मतलब 2023 तक इंडिया अगले 3 वर्षों तक के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड में सदस्य के तौर पर नामित रहेगा। आप ध्यान रखिएगा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक वर्ष में 2 बार होती है और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो जो भी डिसीजन लेती है या फिर पॉलिसी बनाती है उनको इफेक्ट में लाने का काम होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। आप याद रखिएगा। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक हर वर्ष होती है। टोटल 194 मेंबर्स हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भाग लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस स्टेट द्वारा लॉन्च की गई थी?
तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसको छत्तीसगढ़ द्वारा लॉन्च किया गया था। देखिए, लॉकडाउन के दौरान, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है टेम्परेरी तौर पे। 31 मई को, जिस दिन राजीव गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी होती है, उसी दिन इस स्कीम को फॉर्मली लॉन्च कर दिया गया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा। इसके तहत 2019 में जिन लोगों ने खरीफ का कल्टीवेशन किया था, उन सभी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज़ पर एकड़ के हिसाब से ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे डायरेक्ट बेनिफिट द्वारा। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र द्वारा पर एकड़ के लिए 10,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे जिन्होंने पिछले साल 2019 में खरीफ के सीजन में कल्टीवेशन किया था। और ये जो 10,000 रुपीज़ होंगे, इनको एक बार में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, 4 किस्तों में ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी 4 इंस्टॉलमेंट में। तो आप इतना देखिएगा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने फिनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 5,756 करोड़ रुपीज़ का फंड एलोकेट किया था, जिससे टोटल 19 लाख यानी 19 लाख किसानों को फ़ायदा मिलेगा। तो आप नया रखिएगा, कल हो सकता है किसी और समय वीडियो जो है रिकॉर्ड करवाऊँ। जल्दी मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।